बताते हैं जहां G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मानव हित में चंद्रयान का डेटा शेयर किया जाएगा, जीडीपी नहीं मानव केंद्रित सोच हो, यह प्रधानमंत्री ने कहा। उनका कहना है मानव केंद्रित विकास का लक्ष्य हो। देखिए सुचरिता, कितनी बड़ी बात कह दी। जहां पहले के देशों में क्या होता था कि जब आप किसी भी तरीके के किसी भी अभियान को पहुंचाते थे, अंतरिक्ष में भेजते थे, तो कभी भी डेटा शेयर नहीं किया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मानव हित में यहां हम डेटा शेयर करेंगे। बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसको उस तरह से देखिए कि किस तरह से एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक कार्टून था जिसमें एलीट क्लब दिखाया गया। एक एलीट क्लब भारत बाहर है, लेकिन भारत जब उस एलीट क्लब का हिस्सा बना है, चंद्रयान वहां पर लैंड किया है, जो सारी जानकारियां हैं वो पूरी दुनिया के साथ शेयर करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ये है वर्ल्ड लीडरशिप, ये है ग्लोबल लीडरशिप। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो हित हमें हो रहा है उस हित से सबको फायदा हो, दिस इज इंडियन लीडरशिप। बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए। भारत किस तरह सबका हाथ पकड़कर सबको साथ ले जाकर आगे बढ़ता है। आप ये जो बड़ा ऐलान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, मुझे लगता है हमारे सारे सहयोगी वहां पर भारत मंडपम में मौजूद हैं। मृदुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री ने दिखा दिया है कि व्हाट इज इंडियन लीडरशिप, भारतीय नेतृत्व क्या है, भारतीय सोच क्या है और भारत कैसे सबको साथ लेकर आगे चलता है। दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं उसमें से बताना चाहेंगे। यूएनएससी पर जो बात कही है सुचरिता, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतने दशकों से हम लगातार बैठ के देखते रहे, लेकिन यूएनएससी पर तटस्थता जो भारत ने आज दिखाई है वो अब दुनिया देखेगी और समझेगी और आने वाले समय में फैसला लेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि हम जाने के बाद आज जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, इसको भूलना नहीं है, इस पर वक्त वक्त पर समीक्षा भी करें और इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है देशों को डिजिटली। यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि हम वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और यही एक बहुत बड़ी बात है। अनामिका, आपने भी सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हथौड़ा भी सौंप दिया है, यानी जो अपनी ब्राजील को अब अध्यक्षता करनी है पूरी प्रेसिडेंट, लेकिन नवंबर तक हमारे पास है और प्रधानमंत्री ने आमंत्रित भी किया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया है कि अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं बिना बात कहे उन्होंने ये कह दिया है कि जो अगली G20 समिट होने वाली है उसमें समीक्षा इस पर भी होगी, यानी नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर भी समीक्षा होगी, उस पर भी बातचीत होगी। वर्चुअली तो उस पर बातचीत करेंगे ही, लेकिन आगे जो सहमति बनी है तमाम देशों के बीच में, आगे वो कैसे बढ़ेगी। क्या एक साल के बाद कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसे भूल जाए। यूक्रेन की स्थिति, रूस की स्थिति जो इस वक्त है युद्ध की, वो सब देखना लगातार पिछले करीब 1.5 साल से, तो ऐसे में कहीं उसे लोग भूल ना जाए श्वेता। इसलिए अगले साल भी जब समिट होगी ब्राजील में फाइनल, उसमें इस पर बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ये होता है, ये प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जिसे जब इंडोनेशिया ने काम सौंपे थे तो जिसका G20 में जिक्र भी अनामिका किया गया कि जितना हमें कहा गया था हमने उससे कई गुना ज्यादा करके दिखा दिया है, इसी का जिक्र किया गया था। और ब्राजील अब जो ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उसको आगे बढ़ाने का जिम्मा होगा वो उनका होगा। ट्राइका के जरिए जो अध्यक्षता है वो सौंपी जा चुकी है। लेकिन सबसे अहम बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बदलते वक्त की जरूरतों को मानना पड़ेगा। न्यू रियलिटी, न्यू ग्लोबल स्ट्रक्चर की बात उन्होंने कही है कि यूएनएससी में जब स्थापना हुई तो 51 सदस्य थे, आज 200 सदस्य है। तो परिवेश बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, तो जो सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको भी बदलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से आपने कहा कि यूएनएससी की बात यहाँ पर हुई और जैसा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो मुद्दे, जिन मुद्दों पर बात हुई है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन करना है, जिसके लिए उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की बात कही है और ये भी कहा है कि जितनी डिटेल्स होंगी हम साझा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम सभी देश जो है एक बार फिर से G20 के जुड़े और उन मुद्दों को लेकर वर्चुअली हम डिस्कस करेंगे। यानी कि ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। जो खाका यहाँ पर तैयार किया गया या कुछ मुद्दों पर जो बातचीत रह गई, 2 दिन के भीतर इतने बड़े बड़े मुद्दों पर एकदम से कंक्लूजन पर निकल आना ये भी जो है मुमकिन नहीं होता है। इसीलिए जो बचा है उसके लिए वर्चुअल मीट जरूरी है। बिल्कुल, जो बचा है उसके लिए वर्चुअल मीट जरूरी है। देखिए, कॉरिडोर की हम बात कर लें, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की हम बात कर लें, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भी सुमित बाइडेन ने एक तरह से हरी झंडी दे दी, ऐसा लगता है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान डिफेंस की जो बातें हुई हैं, द्विपक्षीय वार्ताएं बहुत सारी हुई हैं, तो वो जो बातचीत का फ्लो है, जो चर्चा का फ्लो है, वो आगे बढ़ेगा, तभी कामों को मूर्त रूप मिल पाएगा। और इसीलिए वर्चुअली जुड़ने की बात है, क्योंकि वो कनेक्शन बना रहे। ऐसा ना हो कि हमें एक बार साल में मिलते हैं, क्योंकि एक साथ सभी का जुड़ना इतना आसान नहीं है। अब तो G21 हो चुका है। बिल्कुल।
G21 अब हो चुका है और उसका श्रेय भी कहीं ना कहीं भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और जब समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है तो स्वस्ति अस्तु विश्व का जो एक बार फिर से वो संदेश जिसके जरिए इस पूरे G20, जिस ध्येय वाक्य के साथ G20 की शुरुआत इस बैठक की जो है भारत में हुई, जिसे लेकर जो है भारत आगे बढ़ा कि पूरा जो विश्व है वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरा विश्व है वो एक परिवार है और उसके कल्याण की कामना के साथ इसका समापन हुआ है। लेकिन इसे निरंतरता इसमें बनी रहे उसके लिए एक बार फिर से कहीं ना कहीं मृदुल जो है वो कॉल की गई है। और मैं कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। हमने एक एक मोटी मोटी जो चीजें उस पर बात की है, लेकिन यहाँ साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टो करेंसी की भी बात की है। और हम एक बार स्टूडियो का रुख करेंगे, तमाम खास मेहमान मौजूद हैं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के लिए वो बहुत अहम है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि वर्चुअल सेशन 1 नवंबर में हो, जो प्रण लिए गए हैं उन्हें यहाँ इस बैठक के साथ नहीं भूलना है। जब हम बार बार कहते हैं कि एक बड़ा समूह जो कुछ प्रण, कुछ वादे एक साथ बैठकर करता है तो उनकी जवाबदेही भी जरूरी है और सबकी सामूहिक जवाबदेही है। ये बड़ा जरूरी है। समीर जी, आपको लगता है कि जिस तरह से एक वर्चुअल सेशन की बात कही गई, ये उस प्रण को वापस पुनः दोहराने के लिए कि हम उस राह पर चल रहे हैं जिसकी हमने बेड़ा उठाया? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बहुत स्पष्ट संकेत दे दिए कि जो 37 पेज का जो जॉइंट डिक्लेरेशन रहा है, उसमें जो 87 पैराग्राफ रहे, उन सब पे चर्चा होगी, सबकी सहमति बनी है और उसके बाद डिक्लेयर हुआ और 100% सहमति के साथ डिक्लेयर हुआ है। तो आने वाले समय में ऐसा नहीं कि हम अपने अपने देश लौट जाएं और उसे भूल जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि समीक्षा होगी और जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रस्ताव रखा है कि वर्चुअल मीटिंग, वो इसलिए रखा है कि जो 87 पॉइंट्स पर हम लोगों ने चर्चा की है, सहमति बनाई है, उस पर कैसे प्रगति हो, कैसे आगे बढ़े, कैसे एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की ओर हम आगे बढ़े, इसका स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। और मोदी जी ने यह भी बहुत स्पष्ट आज कह दिया है कि अपने हित नहीं देखना है, हमें हृदय के साथ जुड़ना है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में हम मिलते रहेंगे और जब अगली बार हम ब्राजील में मिलेंगे उसके पहले प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बहुत सी चीज़ों पे हम एक डिसीजन मेकिंग स्टेज पे पहुंच जाए और एक बड़ा उसके अंदर निर्णय ले सके। मुझे लग रहा है आज जो G20 जो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी 20 देशों के साथ और अब तो 21 देश हो गए, मुझे लग रहा है इन सभी देशों ने महसूस किया होगा कि भारत में नई दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के नेतृत्व में जो G20 की बैठक हुई है, इसी ऐतिहासिक इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल लेना चाहती हूँ समीर जी, पहले कभी नहीं हुई। बिल्कुल, जो आपने कहा कि इंटरनेशनली जो ये इवेंट हुआ है वो कितना सक्सेसफुल रहा है, योगेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि फौजियों की लाइफ में अनुशासन की बड़ी महत्वता होती है। और यहाँ हमने सुचारिता, जैसे हम बात भी कर रहे थे पहले, आपका कहना था कि किस तरीके से एक पूरे इवेंट को अनुशासन में कहीं कोई बिखराव नहीं, कहां से किस तरीके से एंट्री करनी है, किस तरीके से जाकर के बैठना है, किसको कब बोलना है, हर चीज वो पहले से तय थी और उसी के अनुसार की गई है। वो नेतृत्व दिखता है योगेंद्र जी यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं मोदी गवर्नमेंट को इस लीडरशिप के रोल को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। इस इवेंट से अगर हम ये देखें कि सबसे बड़ी जो चीज़ बाहर निकल के आई है वो ये है कि इंडिया जो है आज वो एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एज वेल एज एक सॉफ्ट नेशन जो है उसके तौर पर जो है उभर के आएगा। इस गवर्नमेंट ने जितने स्टेप्स ओवरऑल टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज इंश्योरिंग कि वर्ल्ड को हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, चाहे डिजिटाइजेशन के थ्रू हो या और किसी भी ऐसे प्रोसेसेस, उसमें जो है एक सक्सेसफुल जो अचीवमेंट करके दिखाई है। उससे हम ये देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इस कंट्री के अंदर जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हम $1 ट्रिलियन जो है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी जो है ईयर ऑन ईयर जो है ऐड कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी यह है कि टाइम टू टाइम हमारे को जो है जो भी हम स्टेप्स ले रहे हैं उनको जो है हमको ऑन ग्राउंड जो है ये देखना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ठीक से हो रहा है या नहीं। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं इस पूरे प्रोसेस में, आई सी अ ग्रेट फ्यूचर फॉरवर्ड। यानी कि ग्राउंड लेवल पर ये कितना प्रोग्रेस करता है और ग्राउंड लेवल पर इस पर की क्या आउटकम रिपोर्ट आती है ये देखना होगा। काशी, मैं आपसे एक बात यहाँ पर समझना चाहूंगी क्योंकि पहले भी हम जीडीपी को लेकर बात कर रहे थे। कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन यहाँ पर बदलाव को हम प्रोग्रेस का नियम कहेंगे क्योंकि बदलाव का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। तो चाहे फैसलों की बात कर लीजिए, चाहे डील्स की बात कर लीजिए या निवेश की बात कर लीजिए, इस लिहाज से आगे आने वाले सालों में 5 से 10 सालों में कितना बदलाव आप देखते हैं? सबसे पहले तो उस तोहफे का जिक्र करूंगा जो प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में G20 में हर हिंदुस्तानी को मिला है। मैंने शुरू से ही कह रहा था हर हिंदुस्तानी को तोहफा मिलेगा। वो है, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म पे,
सस्ता पेट्रोल और डीजल। आप पूरा ये- एक निचोड़ बता रहे हैं इसका। बिल्कुल, मैं इसका बिल्कुल निचोड़ बता रहा हूं। तो यानी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे ज्यादा खुश कर रहे हैं। जी 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 क्रिकेट मैच की खुशी से पहले बता रहा हूं मैं। हिंदुस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप जो कॉरिडोर बन रहा है, देखिए पहले वो सी होगा, उसके बाद रेल होगा, फिर सी होगा। अब सबको याद होगा सुएज कैनाल 2021 जब ब्लॉकेज हो गया था, ऑयल, क्रूड ऑयल की क्या पोजीशन थी, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल रीजंस, कोई बॉम्बिंग हो जाती है, क्रूड ऑयल की क्या पोजीशन थी। तो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो पेट्रोल डीजल सीमलेसली, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हिंड्रेंसेस यहां पहुंचेगा क्रूड ऑयल। तो उससे पेट्रोल और डीजल के रेट जो हैं, जो वॉलेटिलिटी हमें बहुत दिखती है, वो कम हो जाएगी और पेट्रोल डीजल के रेट सस्ते होने की संभावना है। यहां एक जो है केबल भी होगी, साथ ही साथ एनर्जी पाइपलाइन भी लगने की संभावना है। दूसरी बात, अगेन क्वांटिफाई करूंगा, आम हिंदुस्तानी को इससे क्या फायदा होना है। 70 बेसिस पॉइंट जीडीपी, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in की कैलकुलेशन है, बढ़ जाएगी हिंदुस्तान की, क्योंकि इतने टेक अवेज मिले। देखिए पहले भी समिट्स देखे हमने, एक कमर्शियल, लोग जैसा आपने कह रहा है आकाश जी, एक पूरा एक कमर्शियल रूट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जो एक ऐसी रूट है जिसमें आपने जैसा कहा कि अगर ये एक्टिव हो जाता है, जैसा सारे देश साथ मिलकर इसको बनाना चाह रहे हैं, तो उससे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम घटने में कितनी मदद मिलेगी, ये वाकई मुझे लगता है बाकी सारी और खासकर विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक बार वापस भारत मंडपम चलेंगे, हमारे सहयोगी वहां हमारे साथ हैं, जो आज भारत ने कहा और प्रधानमंत्री ने कहा कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएनएससी के बढ़ने चाहिए। मृदुल, ये बात उन्होंने आज समापन के साथ साथ एक बार फिर भारत का वो प्रण दोहरा दिया है। भारत अपने लिए उस परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को देखता है अपने आप को उस रूप में, और वो ये भी बात दोहरा रहा है कि ये सारे देश जो भारत को एक लीडरशिप पोजीशन में देखते हैं वो उसके साथ आए इसमें। बिल्कुल, देखिए सुचरिता, इसकी भूमिका निभाई गई और इसमें देखिए अमिताभ कांत की भी बहुत बड़ी और अहम भूमिका रही है, जो शेरपा रहे हैं। लेकिन भारत ने कैसे अपने आप को स्थापित किया, पहले उन डेवलपिंग नेशंस को साथ मिलाया, या जो नेशन पीछे छूट गए थे, जो देश पीछे छूट गए थे, उन्हें अपने साथ लेकर आए, ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व किया, G20 की बैठक कराई, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, और आखिर में ये बात कही, आखिर में आके ये बता दिया है कि पड़ोसी मुल्क चाइना भले कितने वीटो लगा ले, लेकिन अब हम अपनी बात दृढ़ता के साथ रखते, मजबूती के साथ रखते, और कह दिया है कि हमें स्थायी सदस्य बनाना होगा। और साथ ही साथ और भी कई मुद्दों को लेकर बात की। लेकिन एक अनामिका से कमेंट ले लेते हैं। अनामिका, यूएनएससी को लेकर भारत पहले से, आज से नहीं पहले से अपने दावे ठोकता रहा है, लेकिन इस बार पूरी प्लानिंग के साथ बैठक संपन्न हुई और कई फैसले हुए, उसके बाद आखिर में कहा कि हमें इस पर भी अब काम करना होगा। यानी ये बता दिया है कि हम अब यूएनएससी के लिए तैयार हो चुके हैं, और क्योंकि बाइडेन की ओर से भी ये बात कही गई थी कि हम भारत का समर्थन करते हैं यूएनएससी में स्थायी मेंबर के तौर पर, और लेकिन चीन लगातार अड़ंगा इस पर लगाता रहा है। और इसीलिए मृदुल, आज प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया है कि कोई अड़ंगा लगाए, शब्दों में खुले नहीं कहा भले, लेकिन एक सांकेतिक भाषा में ये कह दिया है कि कोई अड़ंगा लगाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब G20 में जैसा हमें सबका साथ मिला है, ऐसा लग रहा है आगे यूएनएससी में भी सबका साथ मिलेगा। एक बात अनामिका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि स्ट्रांगली भारत ने ये कह दिया यूएनएससी को भी कि जो संस्थाएं वक्त के साथ खुद को बदलती नहीं है, वो एक वक्त के बाद अपनी प्रासंगिकता को खो देती हैं। यही वजह है कि बहुत सारी रीजनल संस्थान आ रही हैं सामने, ये सोचना पड़ेगा कि वो क्यों प्रभावशाली हैं। बिल्कुल, और ये सीधे तौर पर सलोनी, जिस तरीके से ये तमाम G20 के देश थे और ये मंच भी था, और यहाँ से बहुत दृढ़ता के साथ में ये बात यहाँ पर रखी गई है कि अब वो समय आ चुका है, जैसा आपने कहा कि बदलाव जरूरी है, और वो बदलाव अब करना पड़ेगा, चाहे आप वीटो पावर लगाइए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी जो है एक साथ आए, क्योंकि अमेरिका पहले से ही लगातार समर्थन करता रहा है। देखिए, अब यूएनएससी में सदस्यता मिलना हमारे लिए ज़रूरी भी है, और हमारी ये एक तरह से कहें हमारा ये ओहदा है कि हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि हम देखिए चंद्रयान से चंद्रमा की सतह पर उतरे हैं। G20 में हमने एक ऐसे देश की आवाज़ बनने की कोशिश की, अफ्रीकन यूनियन की हम बात कर रहे हैं, 55 देशों का संगठन है, लेकिन आवाज़ बनने की हमने कोशिश की। तो हम बता रहे हैं कि हम वर्ल्ड लीडर्स की अब रैंकिंग में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पीछे हैं, हम कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हैं जो लीडरशिप है उसे भी, तो अब तो ज़रूरी है। बिल्कुल, और हम 5th इकोनॉमिक पावर हैं इस वक्त दुनिया की, और तीसरी हम बनने के लिए तैयार हैं। यूएनएससी के लिए अनामिका, जैसे हमने कहा, पहले से ही पूरी तरीके तैयार हो चुके थे, लेकिन अब दावेदारी और मजबूती के साथ हमने ठोक दी है। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ ही चीन जरूर बार बार इस पर अपनी वीटो लगाता रहा है, लेकिन अगर आज वहां पर किसी भी तरीके से कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाए तो भारत उसमें जो है जीत जाएगा। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं, आखिर कैसे भारत अपनी दावेदारी को मजबूत G20 के बाद और मजबूती के साथ कर रहा है। रिपोर्ट देखिए।
हिंदुस्तान की चकाचौंध, दिग्गजों का जमावड़ा और मोदी का मास्टर कार्ड। नई दिल्ली से बैठकर पीएम मोदी ने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया। दुनिया के ताकतवर देशों के संगठन G20 का स्वरूप ही बदल डाला। सीधे शब्दों में कहें तो मोदी ने G20 का नाम बदल दिया और अब बहुत जल्द ही ये G21 हो जाएगा। कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। मोदी के नेतृत्व में G20 में क्या क्या हुआ, एक एक कर सब कुछ बताएंगे कि कैसे एक महाआयोजन भारत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहा है। पहले राष्ट्रपति के डिनर की इन भव्य तस्वीरों को देखिए। प्रेसिडेंट मुर्मू के आमंत्रण पर बाइडेन से लेकर तमाम राष्ट्राध्यक्ष डिनर के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने मिलकर सभी का शानदार स्वागत किया। भारत मंडपम में डिनर में पीएम मोदी के साथ ही उनकी कैबिनेट और राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। अगर G20 के पहले दिन की सबसे बड़ी कामयाबियों की बात करें तो 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं जो हिंदुस्तान के हिस्से में आई हैं। इनमें है G20 का नई दिल्ली में साझा घोषणा पत्र पारित करवाना, उसके बाद है अफ्रीकी संघ का G20 में स्थायी सदस्य बनना और तीसरा यूक्रेन युद्ध में संवाद पर सभी देशों का सहमत होना। इसके बाद बात आती है भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की, तो वहीं वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन का भी पीएम मोदी ने शुभारंभ कर दिया है। अब आपको एक एक कर हर कामयाबी के बारे में पूरी तफसील से बताएंगे कि ये कैसे मिली और इसका कितना फायदा होगा। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि भारत ने नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से पारित करवा दिया। G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत के नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सभी देशों ने हामी भर दी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इसे ऐसे समझिए कि भारत ने G20 को बताया कि हमें कैसे विकास करना है, कैसे मिलकर रहना है। जीडीपी नहीं बल्कि इंसानों पर फोकस करने वाली इकोनॉमी बनानी है और इन सब बातों पर बाकी के सभी देश भारत के प्रस्तावों की हाँ में हाँ मिलाते रहें। India's great ability to bring all developing countries, all emerging markets, all developed countries, China, Russia, everybody together on the same table and bring consensus. नई दिल्ली डिक्लेरेशन का सर्वसम्मति से बिना फेरबदल के पास होना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका और चाइना की तकरार तो जग जाहिर है, तो उधर यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपियन यूनियन समेत पश्चिमी देशों और रूस में अनबन भी सबके सामने है। लेकिन मोदी के मास्टर स्ट्रोक से सब अपनी आपसी लड़ाइयां भूलकर एक साथ आ गए हैं। अब दूसरी बड़ी कामयाबी यह है कि भारत की रणनीति के मुताबिक अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य बनाने पर सहमति बन गई है, क्योंकि जो चीन दुनिया के गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में फांसना चाहता है, अफ्रीकन यूनियन के लिए भी जिनपिंग की इस चाल को मोदी ने चित्त कर दिया। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। पीएम मोदी ने जैसे ही अफ्रीकी संघ से G20 में परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा तो यूरोपियन यूनियन से लेकर चीन ने भी इसका समर्थन किया। भारत ने एक मास्टर कार्ड के साथ 55 देशों के करीब 130 करोड़ लोगों के फायदे पर एक बार में ही मुहर लगा दी। तभी तो अफ्रीका संघ के अध्यक्ष खुशी के मारे पीएम मोदी से लिपट गए। आइडिया प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने सब लीडरों को पर्सनली लिखा। कुछ महीने पहले चिट्ठी लिखी, उसके कई का जवाब आया
और सब ने इस बात का समर्थन किया कि टाइम हैज़ कम कि अफ्रीकन यूनियन का मेंबरशिप होना चाहिए। तीसरी और सबसे बड़ी एक अहम उपलब्धि है यूक्रेन युद्ध को लेकर 2 धड़ों में बटी दुनिया को भी एक करने का मंत्र फूंकना। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में पीएम मोदी ने 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया, यानी मोदी का संदेश साफ है कि यह युद्ध का वक्त नहीं है। हालांकि अपने दोस्त रूस के खिलाफ सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध शब्द का भी कहीं भी इस्तेमाल न करवाकर मोदी ने पुतिन को भी साधे रखा, क्योंकि बाली समिट में रूस के जिक्र के दौरान सैंक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। चौथी और एक खास डील दिल्ली में हुई। इस ऐतिहासिक डील के लिए G20 समिट को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। यह डील है भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों के बीच होने वाली एक कॉरिडोर की डील। इसे भारत, यूरोप, मिडिल ईस्ट के इकोनॉमिक कॉरिडोर की डील के तौर पर जाना जाएगा। इसे चीन के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का जवाब माना जा रहा है और ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC। इस डील की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जमकर तारीफ की है। This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. चीन को झटके पर झटके दिए तो पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का भी शुभारंभ कर दिया। इस दौरान मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी मौजूद थी। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने बता दिया कि कैसे हम विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। यानी मोदी ने एक एक कर ऐसे मास्टर स्ट्रोक मारे कि G20 से मिसिंग जिनपिंग के होश उड़ गए। दुनिया को एक बार फिर भारत ने दिखा दिया कि क्यों अब हिंदुस्तान का वक्त आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।